एक पॉइंट चार्ज है और ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये स्विच है और ये अर्थ है। अर्थिंग का ये सिंबल है, मतलब हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। तो जैसे अगर किसी भी कंडक्टर के ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग का मतलब ये होता है कि जो है अर्थिंग करते हैं, तो इस अर्थिंग का मतलब ये होता है जैसे ये है और इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया। तो अब इसमें एक कंफ्यूजन ये होती है सबको कि कभी भी अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो उस पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। वो यही सोचते हैं सब लोग कि अगर हम कनेक्ट किए तो चार्ज जो है यहाँ से फ्लो कर जाएगा, इस पे चार्ज जीरो हो जाएगा। ये गलत है। आई बात समझ में? ऐसा कभी भी नहीं सोचोगे कि इसका चार्ज जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, हमेशा हमेशा ये होगा कि अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो अर्थ जो है वो एक इनफाइनाइट सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज एक्ट करता है। मतलब इसके पास बहुत सारे चार्ज ले भी सकता है और दे भी सकता है, चार्ज की कोई कमी नहीं है। इसका पोटेंशियल जो है जीरो होता है, अर्थ का जो पोटेंशियल है हम जीरो लेते हैं। तो अगर अर्थ से कनेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसका पोटेंशियल हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। हमेशा जो है वो जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? कि अर्थिंग का मतलब क्या है कि अगर हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उस कंडक्टर का सिर्फ पोटेंशियल जीरो होगा। उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ? ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर कनेक्ट कर देंगे सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा, अभी देखेंगे सारा चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा सा और कष्ट दोगे नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए, एक्टिव रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा बिल्कुल नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, बट थोड़ा बहुत स्टेटमेंट हो गया या कोई वाइवा हो गया, कहीं पे कुछ पूछ दिया कोई कि ऐसा अर्थ करते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो लॉजिकली आंसर दे पाओ। तो हमें क्या करना है कि ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जी ओ एंड ए। ये पॉइंट हम इसको ले लेते हैं कुछ बी ले लेते हैं, ये है बी। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम ले लेंगे ओ बी ए बी, ऐसे डिस्टेंस ले लेंगे। तो पहला क्या है कि हमें फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, एंड दूसरा केस है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस चार्ज कैसा, यहाँ पे अगर नियर बाई में हम चार्ज रखेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, तो वो इंड्यूस चार्जेस की वजह से हमें ये पोटेंशियल और फील्ड को फाइंड करना है। किस किस पॉइंट पे, एट ओ एंड एंड एट ए। ठीक है, ये दो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप सोचो, दिमाग को फ्री रख के सोचो, टेंशन में नहीं आना है। पहले हम सिर्फ क्यू का इफेक्ट देखते हैं, क्यू का इफेक्ट देखते हैं। तो क्यू के वजह से क्या पोटेंशियल और फील्ड लिख पाओगे, ड्यू टू क्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता है, ड्यू टू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू क्यू। के क्यू बाई ओ बी स्क्वायर। हाँ, तो ये हो जाएगा ए पे, एट एट ओ क्या होगा, एट ओ हो जाएगा के क्यू बाई ओ बी का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो बी से ओ की तरफ होगी, ये जो है बी से ओ की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल वी एट ओ, वी एट ओ ये जो है ये हो जाएगा क्या, इसको हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। मैग्नीट्यूड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर यहाँ से ओ बी की डिस्टेंस है। वी ओ इज इक्वल टू, कोई कहेगा सर फोटो तो दिख नहीं रहा है कैसे लिखे, देखो फोटो, ओ पे वो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। और किस डायरेक्शन में, कोई बता सकता है?
स्केलर है वो। हाँ स्केलर है। ये जो है किसी डायरेक्शन में नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वो पॉइंट पे हो गया। अब ऐसे ही जो है ए पे भी लिख सकते हो। ए पे भी लिखना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो ए पे हम सीधे सीधे लिख लेंगे के क्यू बाई बी ए, या ऐसे ए बी का स्क्वायर, और डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, ये हो जाएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए? पोटेंशियल एट ए स्केलर है, डायरेक्ट लिख लेंगे के क्यू बाई ए बी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब हमें क्या करना है कि फाइंड करना है इंड्यूस चार्जेस की वजह से। इंड्यूस चार्जेस कैसे? यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज आएगा? यहाँ से ऐसे देखो, ये जो है क्यू है, इस क्यू की ऐसी फील्ड लाइंस होंगी। तो अगर ऐसी फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन किधर माइग्रेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम घूम के तुरंत इधर आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इस जो मेटल के अंदर फील्ड है उसको तो जीरो करना है। तो यहाँ पे तो ओ पे क्यू के वजह से ये फील्ड है, क्यू के वजह से ये फील्ड है, समझ रहे हो? इधर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। तो जो इंड्यूस चार्जेस का फील्ड क्या होगा? यहाँ पे तो रिजल्टेंट जीरो है, तो इंड्यूस चार्जेस का फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो ए पॉइंट पे अब इंड्यूस चार्जेस का तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है ना, वो तो कैसे इंड्यूस हुए हैं वो सब पता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या है? वो जीरो है। किसका किसका नेट है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस होगा वो आ जाएगा इंड्यूस चार्ज, वो कितना होगा? दैट इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। अब क्यू का तुमने लिख लिया है, तो जो इंड्यूस चार्जेस का होगा उसके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस एट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू, जिधर वो फील्ड जनरेट कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा के क्यू बाई ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी ए के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे आ गया माइनस एट ओ इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई ओ बी का स्क्वायर। सिर्फ माइनस हो गया, कुछ खास बात नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस ये जितना लिखना पड़ रहा है उससे कम समझना है कि यहाँ पे जो है क्यू जिस डायरेक्शन में फील्ड देगा, क्योंकि नेट फील्ड अभी हम जानते हैं क्या है, नेट फील्ड जीरो है। वो किसका किसका नेट है? वो इस चार्ज क्यू का नेट है, सारे सारे चार्ज जितने भी चार्ज हैं सबका नेट है। तो अगर इसके वजह से किधर फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो इसके वजह से जो ओ पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इससे आउटवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से ओ पे क्यू इस डायरेक्शन में फील्ड देगा, यहाँ पे क्यू इस डायरेक्शन में फील्ड देगा। तो जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड देंगे। ये बात आई समझ में? तो ये कैंसिल आउट, फील्ड तो हमने निकाल लिया, अब चाहिए हमें पोटेंशियल। अब पोटेंशियल भी कैंसिल कर जाएंगे। पोटेंशियल कैसे कैंसिल करेंगे? पोटेंशियल में तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। फील्ड का समझ में आ गया सबको? हम्म, कि क्यूज इधर फील्ड देगा, पॉइंट चार्ज इधर फील्ड देगा, ये जिधर फील्ड दिया इंड्यूस चार्ज इधर फील्ड दे देंगे, और वो दोनों कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि मेटल के अंदर फील्ड क्या है? जीरो है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल के लिए जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल वाला वैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा जग जाओ। मेटल के अंदर नेट फील्ड क्या है? नेट फील्ड जीरो है। अगर नेट फील्ड जीरो है तो इस स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जो पोटेंशियल ओ का है वही पोटेंशियल किसका है? वही पोटेंशियल ए का भी है। ओ और ए दोनों का सेम पोटेंशियल है। तो हम क्या करेंगे कि ओ का पोटेंशियल लिखते हैं। अब ओ का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल तो पता नहीं है ना कितना है वो, तो वो जो है पोटेंशियल ड्यू टू क्यू होगा कुछ, ऐसे लिख लेंगे ड्यू टू क्यू, और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। क्यू के वजह से पोटेंशियल लिख पाओगे? हाँ लिख पाएंगे, के क्यू बाई ये जो हो जाएगा ओ बी। और इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, अब देखो टेंशन है इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये ध्यान से देखो, ध्यान से बिल्कुल।
ठीक है, ध्यान से इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आया था माइनस माइनस माइनस, यहाँ आया था प्लस प्लस प्लस। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल, तो हम यहाँ से कोई डी क्यू ले लेंगे। ये हो गया डी क्यू। इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है आर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो इस डी क्यू की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज के डी क्यू बाई आर। क्या सारे इंड्यूस चार्ज से सेंटर की डिस्टेंस सेम है? हाँ सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये तो रेडियस है और ये सरफेस पे है। तो यहां से हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब जब ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस दोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि के बाई आर तो कांस्टेंट है, वो हो जाएगा कॉमन। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या है? समेशन ऑफ टोटल चार्ज। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या है? समेशन ऑफ टोटल चार्ज कि इस स्फीयर पे नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज कितना है? जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पहले तो कोई चार्ज ही नहीं था, अनचार्ज था। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये हमेशा नेट चार्ज इस पे जीरो रहेगा। तो बस क्या हो रहा है, चार्जेस का पोलराइजेशन हो रहा है। जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो समेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर हम इसको कुछ चार्ज क्यू देते तो सेम डी क्यू का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाता? क्यू हो जाता। क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन अगर होता भी है कि यहाँ पे अगर क्यू चार्ज दिया गया है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो ओ का पोटेंशियल हो गया क्या? ओ का पोटेंशियल, ओ पे जो पोटेंशियल है वो क्यू के वजह से ये है, और इंड्यूस चार्जेस की वजह से कितना है? वो जीरो है। नेट पोटेंशियल कितना है? इतना ही है जितना क्यू के वजह से है। आई बात समझ में? कि अगर ओ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो वो 10 वोल्ट सबके वजह से, किसके वजह से है? इंड्यूस के वजह से भी है और चार्ज की वजह से। इंड्यूस का रोल जीरो है। अब लास्ट और खतरनाक पॉइंट, सेकेंड लास्ट, इसके बाद एक और है बस, बस एक और, उसके बाद खत्म हो जाएगा। राहत की सांस ले लेना, थोड़ा दिमाग पे जोर और। अब हम कैलकुलेट करेंगे कौन सा? ए पॉइंट का। ए पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट था। ये है ओ, ये है बी, और ये है ए। यहाँ पे इंडक्शन हुआ था, यहाँ पे ये था। अब हम ए का पोटेंशियल भी क्या होगा? ओ और ए का तो सेम है, तो वी ए इज इक्वल टू वी ओ। ये क्या नेट पोटेंशियल है, ऐसे लिख देंगे के क्यू बाई ओ बी। यहाँ पे भी दो का रोल होगा, किसका किसका? इंड्यूस का और प्लस क्यू का जो है। तो जो के क्यू बाई ओ बी है वो ए का नेट पोटेंशियल है, और उसमें दोनों टर्म है, इंड्यूस भी है और क्यू का भी है। तो क्यू के वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? क्यू के वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू बाई ए बी। क्यू यहीं पे लोकेटेड है, जो सो गया बीच में, क्यू यहीं पे लोकेटेड है अभी भी। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू के वजह से पोटेंशियल इतना है, और इंड्यूस के वजह से पोटेंशियल, इंड्यूस के वजह से पोटेंशियल अभी हम फाइंड कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, सॉरी 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 सॉरी, ये वी इंड्यूस लिख दे रहा हूँ। अब इंड्यूस की वजह से हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे डी क्यू ले लेंगे, उस डी क्यू से ये डिस्टेंस मान लो कुछ होगी 2 सेंटीमीटर। क्या इस डी क्यू से भी सेम डिस्टेंस होगी? नहीं होगी। क्या इस डी क्यू से भी सेम डिस्टेंस होगी? नहीं होगी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू के बाई आर, के बाई डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। बट ये आर क्या है? वेरिएबल है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बट हमें नेट पता है और क्यू का कंट्रीब्यूशन पता है, तो यहाँ पे हम इंड्यूस का जो है रोल फाइंड कर लेंगे। वो हो जाएगा के क्यू बाई 1/OB माइनस 1/AB। ठीक है, जो लोग नींद में है, किसी को तो ये डाउट नहीं हो रहा है सर बी बी कॉमन ले लेते हैं? बी और बी कॉमन नहीं होगा, ये ओबी डिस्टेंस बता रहा है, लेंथ बता रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पे क्यू के वजह से कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। ओ का नेट पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो उसमें क्यू का कंट्रीब्यूशन 10 है और इंड्यूस का 0 है। ए पॉइंट पे आए तो ए पॉइंट पे भी नेट क्या है? 10 ही है। बट यहाँ पे क्यू का कंट्रीब्यूशन मान लिया 8 हो जा रहा है, और इंड्यूस चार्ज का कंट्रीब्यूशन 2 होके नेट जो है 10 हो रहा है। बताओ भाई, समझ पाए? प्रतीक,
प्रतीक यस ज्यादा। सर। हाँ बताओ भाई, थोड़ा डाइजेस्ट करो दिमाग में। इंड्यूस चार्ज, गिवन चार्ज, फील्ड पोटेंशियल। फील्ड में तो कुछ करना ही नहीं है, बस जिधर क्यू का होगा इंड्यूस का अपोजिट होगा, वो सारे कैंसिल आउट कर जाएंगे। फील्ड में देखो, फील्ड में तो कुछ करना ही नहीं है। हम इसका जितना लिखेंगे इंड्यूस का उसका अपोजिट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नेट जीरो है। पोटेंशियल लिखने वाले में थोड़ा सा बस लिखना है कि इसके अंदर फील्ड जीरो है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो ये सब कुछ हम लोग लिख लेंगे। आई बात समझ में? क्यों, समझ गए? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है तो लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट, ठीक है, इसके बाद ज़्यादा नहीं दूंगा। अब क्या करते हैं, अभी तक तो स्विच ओपन था, अभी स्विच कनेक्टेड है। स्विच कनेक्टेड है तो यहाँ से हमने स्विच कनेक्ट कर दिया, तो हमें फाइंड करना है कि क्या कोई चार्ज फ्लो करेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, find the amount of charge flown through switch after closing the switch, after closing the switch। ठीक है, स्विच क्लोज करने के बाद क्या इसके थ्रू कोई चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा? तो हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। कैसे? देखो, स्विच क्लोज करने के बाद हम मान लेते हैं कि इस पे कुछ चार्ज आ गया Q1। ऐसा क्यों? हमें नहीं पता है कि फ्लो किया या नहीं किया, हम मान लेंगे। और यहाँ पे तो चार्ज गिवन ही था Q, ये हमने लिया था O, ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था B, और इस स्फीयर की रेडियस थी R। अब मैंने क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर के स्विच को हम क्लोज कर देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो स्फीयर का जो पोटेंशियल है, स्फीयर का पोटेंशियल जीरो, स्फीयर का पोटेंशियल हो गया जीरो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो अगर स्फीयर का पोटेंशियल जीरो है, अब हम ये जानते हैं कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो वो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता था, जैसे पहले वाला था। अब अगर अर्थ से कनेक्ट किया तो उसका पोटेंशियल जीरो हो गया, मतलब कि इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या है? जीरो है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है तो हम इसको लिखेंगे पोटेंशियल एट ओ भी जीरो है, क्योंकि जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही वॉल्यूम का पोटेंशियल होगा, सब कुछ पोटेंशियल सेम सेम है। अब ओ का पोटेंशियल जीरो है, नेट पोटेंशियल जीरो है, तो वो किसका किसके वजह से होगा? पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ये जीरो है। पोटेंशियल हम क्यू के वजह से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई ओ बी। पोटेंशियल हम Q1 के वजह से लिख सकते हैं, हाँ Q1 की वजह से लिख सकते हैं। कितना होगा? Q1 की वजह से कितना होगा? ये हो जाएगा के Q1। अगर कंडक्टर को Q1 चार्ज देंगे तो उसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा? के Q1 बाई आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो Q1 के Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q आर डिवाइडेड बाई ओ बी। तो ये चार्ज क्या है? अगर Q पॉजिटिव है तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस हैं। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज आया, मतलब इधर क्या फ्लो किया होगा? इधर फ्लो किया होगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे जो है नेगेटिव चार्ज हुआ। तो इसका बहुत लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन है कि अर्थ से कनेक्ट करने के बाद तो पोटेंशियल होना है जीरो, बट सराउंडिंग में क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस है, तो अब उस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए इधर से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या आता? नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता। भाई नेगेटिव लोगों के पास में रहोगे तो आसपास नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा। तो अगर ग्राउंड से हम कनेक्ट करेंगे तो इसका पोटेंशियल होना है जीरो। पोटेंशियल जीरो होने के लिए यहाँ से क्या चार्ज फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। तो पहला तो ये कन्फ्यूजन दिमाग से हटाना है कि अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज जीरो हो जाता है, नहीं, हमेशा पोटेंशियल जीरो होगा। तो कहोगे चार्ज किस केस में जीरो होगा? अब सिर्फ यही है, कोई स्फीयर है और इसको चार्ज हमने पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल। अब हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल इसका जीरो होना है। पोटेंशियल जीरो किस केस में होगा? जब इस पे कोई चार्ज नहीं होगा।
क्योंकि आसपास और कोई नहीं, इसके खुद के चार्ज की वजह से ही है। तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में फ्लो कर जाएगा और स्विच क्लोज करने के बाद ये चार्ज जीरो हो जाएगा। तो अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है, दुनिया में और कोई चार्ज नहीं, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है और वो चार्ज्ड है, उसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे, सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। बट अगर आसपास चार्जेस हैं तो अर्थ से कनेक्ट करने के बाद हमें पोटेंशियल जीरो करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना चार्ज है। ये बात आई समझ में? तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अनन्या, चिराग, ईशानी, कृष्णप्रिया, मोहित, प्रतीक, कोई भी? प्रत्युष? ये सारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में ही है, ये सारा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो तुम्हारे प्रॉपर्टीज नहीं ऑफ सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ समझ गए तो देखो, इसको आज रिवीजन इसका एक बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के आज ही इसको रिवाइज करोगे। नोट्स तुम्हारे पास हैं, क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, क्वेश्चन भी सेम है, जो यहाँ पे वो डिस्टेंस ओ बी के जगह आर दिया होगा, तो बट ये ऐसे है। सर हाँ बताओ। सर आपने अभी जो ये वाला पढ़ा है, इस पर इस मतलब इस टॉपिक पे क्वेश्चन है जो आज आपने दिया, जो क्वेश्चन सेट? हाँ, इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन है, एच सी वर्मा में गॉस लॉ चैप्टर है, HCV में गॉस लॉ चैप्टर है, उसी में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर डिस्कस्ड है। तो वहाँ पे जो है देखोगे तो इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर आज जो दिया क्वेश्चन सेट उसमें है? आज जो क्वेश्चन सेट दिया उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। ओके सर। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो चलो ये मानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर तुम्हें लिखने के लिए आएगा, तो तुम्हें 5-6 प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रॉपर डायग्राम के साथ दिखाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है, ये सब कुछ उतना लिख दोगे। उसके बाद फिर हमने कंडक्टर विद कैविटी डिस्कस किया, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, आउट जो भी चार्ज देंगे आउटर सरफेस पे होगा, बाहर अगर फील्ड अप्लाई करेंगे तो आउटर सरफेस का चार्ज मूव करेगा। अगर कैविटी में चार्ज क्यू प्लेस करते हैं, सिमेट्रिकली प्लेस करेंगे, तो इनर सरफेस पे जो है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आएगी, क्यू होगा पॉजिटिव तो इंड्यूस चार्ज होगा नेगेटिव। और अगर उस इनर कैविटी वाले चार्ज को डिस्प्लेस कर देते हैं तो इनर वाले सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्टर्ब होगा, बाहर वाले का चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद फिर ये इंडक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन बताया स्विच क्लोज करने के लिए। तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा रिवाइज करोगे, रिवाइज कर लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आज के आज। अगर डाउट होता है तो उसको फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ही हैं, जैसे यहाँ पे आ सकता है, ये मुझे बताओगे, ये जेईमेन, नीट एंड बोर्ड, तीनों में ऐसे क्वेश्चन मान लो, 3 प्लेट्स हैं, ये 3 मेटेलिक प्लेट्स हैं, 3 मेटेलिक प्लेट्स हैं। यहाँ पे हमने दे दिया सिग्मा सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा, और यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे माइनस सिग्मा, ऐसे दे दिया। हमें फाइंड करना है हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ABCD, हर रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें पता है कि कोई भी मेटेलिक प्लेट होगा तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनको क्या है, वो तुम कहोगे कि सर वो तो इनफाइनाइट के लिए है ना। हाँ, इनफाइनाइट के लिए ही है। तो ये यहाँ पे डायग्राम, अब इस पेपर पे कैसे इनफाइनाइट ड्रॉ किया जाएगा? इनफाइनाइट वाला अप्रोक्सीमेशन हमारा ट्रू है जब ये डिस्टेंस बहुत ही कम होगी। तो सपोज करो कि हमें बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, तो इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये है प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3। अब बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 किस डायरेक्शन में होगा? 1 जो है, 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द प्लेट, 2 के वजह से जो सिर्फ प्लेट फील्ड होगी ऐसे होगी, और 3 की वजह से जो फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द प्लेट। तो जो बी पॉइंट पे हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, ये हो जाएगा E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, ये हो जाएगा E2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3, इधर है लेफ्ट में तो ये अपनी तरफ फील्ड देगा टुवर्ड्स द प्लेट, तो ये टुवर्ड्स द प्लेट मार्क कर दिया, ये हो जाएगा E3।
क्या तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल सेम है। तीनों क्या है? E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है, ये देखो मेटेलिक प्लेट है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मेटेलिक प्लेट है। मेटेलिक प्लेट के आसपास में फील्ड क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर चार्ज सरफेस होगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड टुवर्ड्स राइट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी? डी की तरफ देखोगे, 1 का फील्ड ऐसे, 2 का फील्ड भी ऐसे, और 3 का फील्ड ऐसे, फिर से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी होगा दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा राइट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे जो है लेफ्ट की तरफ 1 की वजह से, लेफ्ट की तरफ 2 की वजह से, और ये 3 की वजह से इधर हो जाएगा, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और लेफ्ट की तरफ होगा। तो ऐसे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे मासूम क्वेश्चन, जिसमें तुम गलती करोगे क्या किधर? ये वेक्टर को डिनोट करने में। कहोगे प्लस की वजह से सर मैंने माइनस ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ध्यान रखना बिल्कुल। तो इसके लिए क्या, कंफ्यूजन से बचने के लिए वेक्टर ड्रॉ कर दो, वेक्टर वेक्टर, ताकि कैंसिल वैंसिल करने आसानी हो जाए कैंसिल करने में। ठीक है, तो ऐसे पैरेलल प्लेट के क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद फिर दूसरा दूसरा क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, कैपेसिटर चैप्टर में तुम्हें है। दो शेल हैं, दो शेल हैं। आराम आराम से करेंगे, जल्दी नहीं। दो शेल हैं और दोनों के रेडियस जो है आर एंड 2r है, आर एंड 2r है। एक को चार्ज हमने Q1 दिया, दूसरे को चार्ज Q2 दिया। अब ये क्या है? सेल के कनेक्शन टाइप के प्रॉब्लम है। मतलब ये जनरल एक अप्रोच मैं बताऊंगा जिसमें दो स्फीयर को कनेक्ट करेंगे या दो कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। आगे कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनको कनेक्ट करेंगे। तो कहीं पे भी अगर कनेक्शन होगा, दो कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे, दो प्लेट को कनेक्ट करेंगे, तो ये बेसिक अप्रोच हमें अप्लाई करना है। क्या बेसिक अप्रोच है? अब ये बहुत ही दूर है, ये बहुत दूर है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने से क्या मतलब होगा कि इसका चार्ज, ये चार्ज इसके पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, और ये चार्ज इसके पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस पे है, और इनको मान लो हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ये 1 है और ये है 2। तो हमेशा हमेशा कंडक्टर्स अगर कनेक्टेड होंगे तो हमारे दो फंडामेंटल इक्वेशंस हो जाएंगे कि दोज कंडक्टर्स विच आर कनेक्टेड विद द कंडक्टिंग वायर्स विल हैव सेम पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2। पहला बेसिक इक्वेशन, पोटेंशियल सेम होंगे, पोटेंशियल बिल्कुल सेम होंगे। और दूसरा बेसिक पॉइंट क्या है कि बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन के चार्जेस कंजर्व होंगे। तो बिफोर कनेक्शन के चार्जेस तो Q1 Q2 थे। अब मान लो आफ्टर कनेक्शन के चार्जेस हम मान लेते हैं कि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है। ये चार्जेस कंजर्व होने का मतलब क्या हुआ? बिफोर कनेक्शन नेट चार्ज इज इक्वल टू आफ्टर कनेक्शन नेट चार्ज। तो हमारे ये दो इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब इसमें इक्वेशन लिखेंगे। अब इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? 1 कट क्या होगा भाई, बताओ बताओ जल्दी। पोटेंशियल ऑफ 1, पोटेंशियल ऑफ 1। तो देखो सराउंडिंग में जितने चार्जेस होंगे उसके वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, बट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो इन्फिनिटी है। तो पोटेंशियल ऑफ 1, शेल का पोटेंशियल क्या होगा? शेल का पोटेंशियल हो जाएगा क्या? KQ1 डिवाइडेड बाई 2R होगा। यस, सॉरी, ये तो ये तो पहले था ना, ये पोटेंशियल तो पहले था, कनेक्शन के बाद पोटेंशियल सेम हुआ ना। तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा? K, चार्ज है Q1 डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2। तो पोटेंशियल ऑफ खुद के चार्ज की वजह से और पड़ोसी के चार्ज की वजह से, पड़ोसी बहुत दूर है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई R। के कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा? Q1 बाई Q2,
Q1 by Q2 is equal to 2 by 1। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होंगे। मतलब जिसका रेडियस जितना ज्यादा है वो उतना चार्ज एक्वायर करेगा। ठीक है, तो हम यहां से डायरेक्टली अगर R1 R2 होगा तो एक पॉइंट बिल्कुल रट सकते हो आंख बंद करके, Q1 by Q2 इज इक्वल टू R1 by R2 स्फीयर के केस में ये यूज आ जाएगा कहीं पे, नहीं तो फिर हम ऐसे पोटेंशियल इक्वेशन लिख के आ गया। अब अगर हमें रेशियो नोन है और ये चार्जेस टोटल नोन है, Q1 plus Q2 इज इक्वल टू Q1 by Q2। क्या किसी क्वांटिटी का दो क्वांटिटी का रेशियो नोन है और सम नोन है तो क्या इंडिविजुअल क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? कि जो Q1 होगा, Q1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ टोटल चार्ज। मतलब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो टोटल चार्ज किसको डिवाइड होना है? Q1 प्लस Q2 को किस रेशियो में? 2:1। तो एक हो जाएगा 2/3 और दूसरा होगा 1/3 ऑफ Q1 प्लस Q2। आई बात समझ में? तो हाँ भाई, फिर उसके बीच में अगर डिस्टेंस देगा तो अलग हो जाएगा ना। हाँ डिस्टेंस अगर देगा तो इसका पोटेंशियल लिखने में हमें ये भी लिखना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल लिखने के लिए हमें इसका भी इफेक्ट आएगा, बट वो इफेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि अगर इनफाइनाइट पे है तो हम इन चार्जेस को जो है यूनिफॉर्म मान सकते हैं कि इसको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अभी अभी बताया कि अगर कोई बाहर से फील्ड आएगी तो ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे, इधर उधर भागेंगे, नॉन यूनिफॉर्म होंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर होंगे तो इसके वजह से हम पोटेंशियल लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लिख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके Q1 प्लस Q2 की वैल्यूज अगर गिवन होती तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है सिग्मा विग्मा फाइंड करना है, ये सब तो सिग्मा भी फाइंड कर लेंगे कि कनेक्शन के बाद सिग्मा क्या हो जाएगा। तो कनेक्शन के बाद सिग्मा हो जाएगा Q1/4 पाई R1 का जो स्क्वायर है, और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 की जो वैल्यू हो जाएगी सेकेंड पे जो चार्ज होगा डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। चार्जेस हमने कैसे फाइंड किया? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड यूजिंग इक्वल पोटेंशियल्स इक्वेशन। आई बात समझ में? तो ये एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन कनेक्शन वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन जो है इसको अटेम्प्ट करोगे, ये मैं होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, पहला जो असाइनमेंट आज का दिया है उसमें मुझे लग रहा है कि हार्डली 70-80 क्वेश्चन होंगे, बहुत आसान आसान है। तो फील्ड एंड पोटेंशियल के काफ़ी सारे क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन, वो 1 मार्क हैं किसमें? स्पेसिफिक टू CBSE टाइप। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं ना, प्रतीक है, ईशानी है, DAV में तो है, बाकी ODM में भी सब में होने वाले हैं। तो उसके हिसाब से, और वो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, तो इसलिए सब्जेक्टिव तो होगा नहीं, तो इसलिए डेरिवेशन वाले पार्ट को अभी हम छोड़ देंगे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वहां से सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं, सारे। ठीक है, फिर सब्जेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव नहीं है उसमें? सब्जेक्टिव भी है? नहीं नहीं हमारा है। तो तुम्हारा सब्जेक्टिव कैसे होगा? लिखोगे वहां पे? फिर वो PDF नहीं PDF भेज देंगे। PDF भेजना है तुम्हें? हाँ सर। अच्छा अच्छा, तो कुछ भी लिख सकते हो ना, तो घर से लिख के PDF सेंड करोगे? हाँ तो ठीक है, तब तो घर से सब्जेक्टिव और ज़्यादा आसान है। तो देखो, पहले तो उसको जो है, उसको श्योर शॉर्ट जो है इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव। उसमें से कुछ पॉइंट्स बचे हुए होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। अभी हम देख लेते हैं।
तो इसको पॉजिटिवली करना है भाई। और मैं सरफेस का बता चुका हूँ कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे अगर थीटा 90 डिग्री है तो वहाँ से ये सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल होगा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो है ये प्रॉपर्टीज हैं कि दीज आर द सरफेसेस दोज हैव सेम पोटेंशियल थ्रू आउट। तो नाम ही है बस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का है कि वो सरफेस जिनका पोटेंशियल सेम होगा थ्रू आउट, सेम पोटेंशियल थ्रू आउट। उसके बाद क्या है, सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल है तो अगर एक्सटर्नल एजेंट यहाँ से यहाँ मूव करता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अब यहाँ से वही पॉइंट है जो इंटरसेक्शन वाला जो लाइन में था कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर से क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक इधर हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इस परपेंडिकुलर में इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो फिर से इस पॉइंट पे दो फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहला तो हो गया सेम पोटेंशियल, दूसरा हो गया कि वर्क डन 0, तीसरा हो गया कि इंटरसेक्शन नहीं होगा, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। और उनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी वाला पॉइंट, क्लोजर द इक्विपोटेंशियल सरफेस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर मान लो ये ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जहां पे जैसे मान लो ये 10 वोल्ट का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 20 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हम यहाँ से यहाँ जंप करते हैं तो ये डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है, 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो पोटेंशियल का चेंज हुआ 10 का कितने डिस्टेंस में, 10 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो गई। यहाँ पे सेम 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 40 सेंटीमीटर में, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई। तो क्लोजर द इक्विपोटेंशियल सरफेस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 4 पॉइंट लिख लोगे। उसके बाद आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए, तो 4-5 इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किए हुए हैं कि लाइन चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ये सारा कुछ है, इसको ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट क्लास में भाई असाइनमेंट, क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसका डाउट होगा, जो भी डाउट है वो रिकनेक्ट कर लोगे दोबारा, जिसको नहीं डाउट है वो अपना जाएंगे, असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। और ये सारा होमवर्क है कि ये भी जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा सा अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है कि हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि डाइपोल बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। उसके बाद कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहा हूँ मतलब एक्सक्लूडिंग कैपेसिटर। तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम लोग वो पोर्शन कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद कैपेसिटर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो अच्छा है, गुड नाइट, जाओ रिवाइज करो। हाँ भाई, तो डाउट वाले कौन कौन है?